आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा भी ना था, अलबत्ता मगरबी उफक पर फैली हुई शफक हर लम्हा रंगीन से रंगीन तर होती जा रही थी और इसके साथ ही सर्द हवा के झोंके पूरी शिद्दत से चलने शुरू हो गए थे। कुदरत ने इस खत्ते को हुस्न और जमाल की जिस दौलत से नवाजा है, इसकी दाद ना देना नाशुक्रापन होगा। वो बेपनाह थकन जिसकी वजह से जिस्म का बंद बंद फरियाद कर रहा था, यकलख्त गायब हो चुकी थी और मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस करने लगा। और ये कैफियत मेरी ही नहीं, मेरी साथियों की भी थी। बूढ़ा भाभी हमसे जरा फासले पर अपना नेजा थामे मशरिक की तरफ मुंह किए बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था। शायद ये नज़ारे उसके लिए नए नहीं थे। एक वादी के अंदरूनी हिस्से में शेर के धारने की आवाज आई और यूं महसूस हुआ जैसे इर्द गिर्द की पहाड़ियां लरस गई हों। हम सब चौकन्ने होकर इस तरफ देखने लगे। 5 मिनट बाद शेर के धारने की आवाज फिर आई, मगर ये आवाज अब ज्यादा करीब महसूस होती थी। हम सब बेताबी से इस आवाज के रुख देख रहे थे कि क्या तमाशा ज़हूर में आता है। दफतन 4 फरलांग के फासले पर एक बड़ा सा बारहसिंगा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसका रुख हमारी तरफ था। बेतहाशा छलांगे लगाता हुआ वो आनन फानन पहाड़ी के नीचे आ गया। कोई 1 मिनट बाद ही क्या देखते हैं कि उसी तरफ से बेक वक्त 2 शेर गुर्राते और धाड़ते निकले और बारहसिंगे ने बचकर निकल जाना चाहा, मगर शेरों ने दोनों जानिब से उसे घेर लिया और चंद मिनट में चीर फाड़ कर बराबर कर दिया और अपना आधा आधा हिस्सा लेकर मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गए। जंगल की फिजा में पले हुए ये शेर निहायत जसीम और ताकतवर दिखाई देते थे और एक बारहसिंगे के ताकुब में 2 शेरों का निकलना इस हकीकत की तरफ इशारा था कि ये इलाका वाकई शेरों से पटा पड़ा है। सूरज गुरूब होते ही तारीखी के गिलाफ ने जमीन से लेकर आसमान तक को अपने अंदर लपेट लिया और जूं जूं अंधेरा बढ़ता जाता था, फिजा में खुनकी और हवा की तेजी में शिद्दत पैदा हो रही थी। यहाँ तक कि हम सर्दी के बाइस कांपने लगे और हमें खेमों के अंदर पड़े हुए कंबलों में पनाह लेना पड़ी। विलियम का ख्याल था कि रात को सर्दी और बढ़ेगी, इसलिए आग जला लेनी चाहिए, मगर बाबी ने फौरन इनकार में सर को जुम्बिश दी और हम हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। क्यों बाबी, आग जलाने में क्या नुकसान है? मुझसे रहा ना गया तो पूछ ही बैठा। मालिक, आप ये भूल रहे हैं कि ये मुकाम कौन सा है। क्या आदमियों को खाने वाले वेशी आपको याद नहीं रहे? रात की तारीकी में वो आग के शोले देखेंगे तो जरूर आएंगे। बाबी के ये अल्फाज ना थे, बिजली की लहरें थी जो मेरे जिस्म में दौड़ गईं। खुदा की पनाह, इन वहशियों को तो हम फरामोश ही कर चुके थे और अब वही मुकाम जो थोड़ी देर पहले हमारे लिए जन्नत निगाह बना हुआ था, एक भयानक मत्तल की शक्ल इख्तियार कर गया। दहशत और खौफ का वो दौरा जो हम 5 मील पीछे छोड़ आए थे, अब दोबारा हम पर मुसल्लत हो गया। बहरहाल शाम के खाने से फारिग होकर हम अपने अपने कंबलों में दुबक गए और आइंदा प्रोग्राम के मुतालिक बातें करते हुए खुदा जाने कब नींद की देवी ने हमें अपनी आगोश में ले लिया। कुछ मालूम नहीं मैं कितनी देर सोया, लेकिन इतना याद है कि शोर की एक हल्की सी आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरे दोनों अमरीकी दोस्त करीब ही पड़े बेखबर सो रहे थे। मैंने कान लगाकर ये पुरस्कार शोर सुनने की कोशिश की, मगर आवाज इस कदर मध्यम और गैर वाज़ेह थी कि कुछ पता न चला कि किधर से आ रही है। बस यूं महसूस होता था जैसे दूर कहीं ढोल सा बज रहा हो और बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। कभी ये आवाज मध्यम हो जाती और कभी तेज, और कभी यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल करीब से ही आ रही हो। मैं आहिस्ता से उठा, सरहाने रखी हुई राइफल और टार्च उठाई और खेमे से बाहर निकला। पिछले पहर का चांद आसमान के मशरकी हिस्से पर अपना जर्द चेहरा लिए हैरत से मुझे तकने लगा। चांद की सोगवार और उदास चांदनी में जो हद्दे नजर तक फैली हुई थी, पहाड़, जंगल और वादियां सन्नाटे और खामोशी की गहरी चादर ओढ़े महुए ख्वाब थी। मेरी छठी हिस्स मुझे बताती थी कि कोई नामालूम खतरा पेश आने वाला है। वो खतरा कहाँ था ये मैं नहीं जानता था, मगर लम्हा बलम्हा मेरे हवास खुद ब खुद मुअत्तल हो रहे थे और कलेजा अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। मैं बाबी को देखने के लिए दूसरे खेमे में गया। अंदर टॉर्च की रोशनी डाली तो जमीन पैरों तले निकल गई। खेमा बिल्कुल खाली पड़ा था और बाबी गायब था। उस वक्त बूढ़े बाबी का गायब होना नेक फाल नहीं था। समझ में नहीं आता था कि क्या हादसा पेश आया
वो किधर गया। मैं इसी फिक्र में गुम था कि मेरे अकब में हल्की सी आहट हुई। मैंने पलट कर देखा तो दहशत से मेरे बदन में झुरझुरी सी छूट गई और इस सर्दी में भी पसीने के कतरे मेरी पेशानी पर फूट निकले। दो वहशी जिन्होंने शेर की खालें ओढ़ रखी थी 20 कदम के फासले पर खड़े हैरत से मुझे घूर रहे थे। डील डोल और कदो कामत में वो बिल्कुल देव की मानंद दिखाई देते थे। उनकी दाढ़ियां और सर के बाल हद से ज्यादा बढ़े हुए थे और आंखें यूं रोशन थी जैसे अंधेरे में शेर की आंखें चमकती हैं। 1-2 सेकंड तक वो मुझे देखते रहे। उनके हाथों में कोई हथियार ना था। मैं भी बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर खड़ा उनकी तरफ देखता रहा। फिर यकायक वो आगे बढ़े और मैंने होश में आकर जल्दी से राइफल सीधी की और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक वहशी चीख मारकर गिर पड़ा और लुढ़कता हुआ नीचे खुदा जाने कहां जा गिरा। दूसरा डरकर फौरन एक चट्टान की आड़ में हो गया और मैंने दोबारा उसका मकरू चेहरा नहीं देखा। मेरे हाथ पैर इस गैर मुतवक्का हादसे की बदौलत बुरी तरह लरज रहे थे। फायर की आवाज सुनकर विलियम और निक्सन बेदार हो गए और राइफलें संभाल कर बाहर निकल आए। मैंने उनसे कहा कि हमें फौरन ये जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वहशियों ने हमें देख लिया है। आधी रात को इस पुरस्कार वादी में हम 3 अजनबी अब अपनी जान बचाने की फिक्र में गर्क थे। मुझे यकीन था कि बूढ़ा भाभी जरूर इन खूनख्वार वहशियों के हत्थे चढ़ गया है, वरना यूं अचानक गायब ना हो सकता था। वो पुरस्कार आवाज जो बहुत दूर से आती थी अब करीब आ रही थी और मुझे इसमें कोई शुबा ना था कि जरूर आदमखोर वहशियों की टोली है जो इस वक्त शिकार की तलाश में निकली है। इंतहाई बदहवासी में अपना तमाम सामान वहीं छोड़कर हम तीनों राइफलों और कारतूसों समेत वहां से भाग निकले। अब सवाल ये था कि जाएं किस तरफ। शुमाल की तरफ कोहिस्तान आनाई का सिलसिला हमें पनाह दे सकता था। बस उसी तरफ रवाना हुए। वही चांदनी जो थोड़ी देर पहले उदास और सोगवार नजर आती थी अब हमारे लिए निहायत मददगार साबित हुई, वरना हम अंधेरे में जरूर किसी सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में जा गिरते। ऐन उसी लम्हे जंगल में शेरों ने गरजना शुरू कर दिया। शायद वहशियों के गुलगपाड़े से इनके आराम में खलल पड़ गया था। इस्तराब और परेशानी की वो कैफियत बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह हाँपते कांपते और दलदलों को फलांगते, ठोकरे खाते और जख्मों से लहू लहान होते हुए हम शुमाल में इन पहाड़ी गारों के करीब पहुँचे जो खुदा जाने लैलो नहार की कितनी गर्दिशें देख चुके थे। ये गार बिल्कुल वीरान थे। मुमकिन है यहाँ कभी कभार जंगली दरिंदे बारिश और तूफान में पनाह लेने के लिए आ निकलते हों। हमें ये भी खदशा था कि इन गारों में अनाई के वो मशहूर और मारूफ अजदहे ना हो जो छिपकली से मुशाबे होते हैं। एक गार के पास रुककर हमने फैसला किया कि अब आगे बढ़ने की सकत नहीं, बस यहीं पनाह ली जाए। एक विलियम का पैर किसी चीज से टकराया और उसने झुककर देखा तो बेअख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई। एक इंसानी खोपड़ी थी और अब जो हम गौर से चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ ऐसी ही खोपड़ियों और हड्डियों का खुदा मालूम कितना जखीरा पड़ा था। उस वक्त कोई हमारे टुकड़े भी कर देता तो यकीन है कि खून का एक कतरा ना निकलता। इतनी हैबत हम पर तारी हुई कि बयान से बाहर है। हमारे जहन मफलूज हो चुके थे और जिस्म हरकत करने से कासिर। वही मामला था कि जाए रफ्तन न पाए मानदन। अभी हम इसी फिक्र में गुम थे कि अचानक हमारे ऐन सामने के गार से रोशनी की हल्की सी किरण नमूदार हुई और फिर उसके अंदर से 10-12 वहशियों का एक गौल निकला। इन्होंने अपने हाथों में लकड़ी की मशालें थाम रखी थीं और उसके सिरों पर खुदा जाने कौन सी चर्बी मल रखी थी जो पूरी तरह जल रही थी। ये वहशी उछलते कूदते बाहर निकले और इनके दरमियान मुझे बूढ़ा बाबी दिखाई दिया। अगर हम फौरन जमीन पर ना लेट जाते तो वो हमें जरूर देख लेते। उसके बाद जो मंजर हमने देखा वो इतना लर्जा खेज था कि आज 40 बरस गुजर जाने के बाद भी मेरे हाफजे की लो पर उसके नक्कुश धुंधले नहीं हुए। वहशियों ने आग का एक बड़ा अलाव दहकाया। फिर इस अलाव के अंदर इन्होंने लोहे की बनी हुई एक गोल सी टोपी रख दी और आग के गिर्द वहशियानापन से उछलते कूदते रक्स करने लगे। बूढ़े बाबी को 2 वहशी अपने बाजुओं में थामे खड़े थे। तकरीबन 1 घंटे तक वो इसी तरह नाचते रहे। उसके बाद उनके लीडर ने, जो सबसे ज्यादा लंबा तड़ंगा था,
लोहे की एक सलाख की मदद से लोहे की टोपी आग के अलाव से निकाली जो अंगारे की मानिंद सुर्ख हो चुकी थी। हम हैरान थे कि आखिर इस आहनी टोपी को गर्म करने से इन वहशियों का मकसद क्या है, मगर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बूढ़े बाबी को धकेल कर दरमियान में किया तो फरते खौफ से हमारे कलेजे उछलने लगे। बाबी का जिस्म खुश्क पत्ते की मानिंद लरज रहा था और मौत को इस कदर भयानक अंदाज में अपने करीब देखकर कौन था जो अपने होशो हवास काबू में रखता। यकायक वहशियों ने वही टोपी हवा में मौलिक की और जोर से बाबी के सर पर रख दी। बदनसीब बूढ़े के हलक से इस मौके पर जो चीख निकली उसकी आवाज मैं आज भी सुन सकता हूँ। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया है। यही वो मौका था जब दोनों अमरीकियों के मुंह से चीखें निकल गईं और वहशियों की तवज्जो फौरन हमारी जानिब मबसूल हो गई। मुझे अपनी बुज़दिली का एतराफ़ करना चाहिए कि मैंने इन अमरीकियों को वहीं छोड़ा और वहां से बेतहाशा भाग पड़ा। इतना जरूर जानता हूँ कि वहशियों ने उन्हें पकड़ लिया था। तमाम रात में मुसलसल भागता रहा अंधाधुंध। मुझे रास्ते का कुछ इल्म ना था। मेरे कपड़े धज्जियां हो चुके थे और पैर जख्मी। आखिर एक जगह में बेहोश होकर गिर पड़ा। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक झोपड़ी के अंदर पाया। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। मालूम हुआ मैं पूरे 3 दिन बाद होश में आया हूँ और ये लोग वही हैं जिनके गांव के नजदीक आनाई नदी में हमने मगरमच्छ मारा था। उसके बाद पिडांग के अस्पताल में पड़ा 2 साल तक मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। मेरी दोनों टांगे बेकार हो चुकी थी और डॉक्टरों ने इस खदशे के पेश नज़र कि जहर जिस्म में ना फैल जाए दोनों टांगे काट दी। मैं आज जिंदा हूँ लेकिन मुर्दों से बदतर, और अब भी रातों को सोते सोते यकलक चीखने लगता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं। क्या मैं वाकई पागल हूँ?